हेलो एवरीवन, मैं एस मनी सर पटना से। और आज का यह वीडियो उन सारे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जिनको एग्जाम में कम पढ़ के काफी बेस्ट मार्क लाना है, क्योंकि आज बात करने वाले हैं 80-20 रूल के बारे में। वो कौन सा 20% सिलेबस होता है जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम की बात कर ले ये अपनाया जाता है मेरे बच्चों, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सारे बच्चे इस वीडियो देखने से पहले एक काम करिए, जहां भी बैठे हुए अपने बगल में कलम कॉपी लीजिए और उसमें इन सारे टॉपिक को लिखते जाइए। और एग्जाम के पहले ना इन सारे टॉपिक को एक बार पढ़ के मार्क कर लीजिएगा कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूं कि जो कॉन्फिडेंस इससे आएगा मार्क करने से, और अंदर से जो मिलेगा कॉन्फिडेंस कि हाँ एग्जाम में जाएंगे तो फोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि मेरे बच्चों, वीडियो के कहीं बीच में ना एग्जाम के लिए एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको करके ही जाना चाहिए एग्जाम के लिए, मतलब हर एक बच्चों को वो करना चाहिए, सबको। उससे एग्जाम में काफी अच्छे मार्क इंप्रूव होता है, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिए, टॉपिक निकालिए। देखिए सबसे पहला चैप्टर 1। चैप्टर 1 में 2 टॉपिक बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत सारा टॉपिक पढ़ना, लेकिन मैं मात्र 20% सिलेबस को रखा हूं ना, जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देख लीजिए, वैद्युत बल रेखा चैप्टर 1 में। सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बहुत क्वेश्चन पूछता है, या तो डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा कि प्लस माइनस है तो उसके कारण बताइए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा। आप लोगों को पता होगा प्लस से निकल के माइनस में जाता है। या बोल देगा कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखा कभी कट क्यों नहीं करता है, या कंडक्टर जो होता है चालक, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखा लंबवत क्यों होता है। एकदम एक पेज का पीडीएफ है मेरे बच्चों। इसकी प्रॉपर्टी का पीडीएफ ना मैं इस टेलीग्राम चैनल एमिंग हाई हिंदी पे डाल दूंगा, और साथ साथ में एमिंग हाई ऐप में भी डाल दिया हूं। एमिंग हाई ऐप के जब स्टोर में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। तो पहला हो गया मेरे बच्चों वैद्युत बल रेखा। दूसरा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से जो क्वेश्चन पूछता है वो मत कहा जाए। पहले तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा पूछता है, डिफिनीशन पूछता है पहला तो ये। और गॉस प्रमेय का जो 4 उपयोग है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना आप लोगों को पता होगा, रॉड के कारण, सीट के कारण, स्फेयर यानी गोला के कारण। तो जो 4 गॉस थ्योरम को यूज करके प्रूव करने वाला है वो, और साथ साथ में गॉस प्रमेय का प्रूव। तो ये 2 टॉपिक चैप्टर 1 में आपको हर हाल में कर लेना है। चैप्टर 2 में मेरे बच्चों सबसे पहले समविभव तल, जैसे आपने यहां वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी देखा, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, पूछता है 2 नंबर में। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल, तो एमवी भी आई है मेरे भाई। एग्जाम के पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक पढ़ ही के जाना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, या किसी और चीज टॉर्क की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, इसको पढ़ के जाना है। और अगला है मेरे बच्चों, आप देखोगे तो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उस पे क्वेश्चन, इस तरह से कि 2 कैपेसिटर पैरेलल में है यानी समांतर क्रम में, उससे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो जो एमसीक्यू पूछता है ना 1 नंबर में, उसमें हर साल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा है। तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं कि इसका न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। और एक समांतर पट्टी का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है प्रवैद्युत के साथ, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इसका कैपेसिटेंस होता है E/d, या डाइलेक्ट्रिक डालने पे K से इंटू हो जाता। तो ये 3 टॉपिक इसमें है। ये सब छोटा छोटा चीज है, ये इसमें एक ये बड़ा है और एक ये बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा 1-1, 2-2 मिनट का चीज है। तो इतना चैप्टर 2 में कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए जल्दी से सारे टॉपिक का। हालांकि ये पीडीएफ मैं एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, एमिंग हाई ऐप में भी डाल दूंगा। और जो नए वाले बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं ना, उनके लिए ना आप लोगों को बता दूं कि कोई भी वीडियो लेक्चर देखना है तो एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करके स्टोर के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। अगला है मेरे बच्चों चैप्टर 3 में, देख लीजिए प्रतिरोध से रिलेटेड, जो R = ρ × L ये होता है, आप लोगों को पता होगा। ये वाला क्वेश्चन ρ × L, किसी तार को खींच करके दुगुना कर देंगे तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, तिगुना कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा, और उसका संयोजन श्रेणी क्रम पैरेलल, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक क्षमता या उष्मा पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे प्रतिरोध से जब करंट बहेगा तो क्या होगा कि उससे हीट उत्पन्न होगा, तो जो हीट होता है वो V² होता है, और जो क्षमता पावर होता है V²/R। तो इस पे ऑब्जेक्टिव कई बार दिखता है,
डायरेक्टली तो नहीं, बट प्रतिरोध के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसका संयोजन और थोड़ा सा क्षमता वाला फॉर्मूला, ये सारा वीडियो लेक्चर बढ़िया से पढ़ना है। तो मैं फिर से बता दूं, एमिंग हाई ऐप के लेक्चर के स्टोर के अंदर, कोर्स के अंदर, कंटेंट में जाके सारे लेक्चर को पढ़ सकते हैं। इसी में एक चीज है, ये 3 डिवाइस, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मेरे बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर तो न्यूमेरिकल पूछता है, बट आप तीनों मैंने डाल दिया, कर लीजिएगा। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, एक विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। तो ये टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक हो गया, लिख लीजिए। चैप्टर 2 में चैप्टर 3 जो हमारा है मेरे बच्चों, चैप्टर 3 का ये टॉपिक हो गया। हाँ, चैप्टर 4 जो हमारा वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्या है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व? तो इसमें मेरे बच्चों देखिए, एक तो बायोट-सेवर्ट्स का नियम, जो छोटे से तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वो, एक एम्पियर का परिपथीय नियम, और गोलीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये जो प्रूव करने वाला है गोलीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम दिए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें भी ये बताए थे। तो इसको कर लीजिएगा, एकदम तो नियम है, याद कर लीजिएगा। एक तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एक बायो-सेवर्ट्स नियम, तो नियम है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक है मेरे बच्चों आवेश तथा धारा पे लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश को फेंकते हैं तो उस पर बल लगता है ना, क्यू भी साइन थीटा, एकदम टॉपिक वाइज करके सब कुछ एमिंग हाई ऐप पे पढ़ाया हुआ है। तो बस ये टॉपिक ढूंढ के पढ़ सकते हैं आप चाहो तो, अगर नहीं पढ़े तो। ये वाला मेरे बच्चों क्यू भी साइन थीटा, और इसके कारण जो बल में जो रास्ता होता है कि अगर चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड की के तरफ अगर फेंकते हैं चार्ज को तो सीधा जाता है, परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो सर्कल में घूमता है, पता होगा ना, तिरछे फेंकते हो तो इस तरह से हेलिक्स में चलता है, हेलिकल लूप में, और एक सोलेनॉइड परिनालिका। तो ये 3 टॉपिक को इसमें पढ़ लीजिएगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में मेरे बच्चों इस पे ऑब्जेक्टिव भरा हुआ, इसलिए बस 1 मिनट का चीज है नमन कोण। नमन कोण पे बस फॉर्मूला जो होता है ना नमन कोण का, tan डेल्टा इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस फार्मूला पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है। और इसमें एक चीज और है, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जो हम लोग पढ़े ना, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लौ चुंबकीय आप लोग सुने होंगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, तो वो सबका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है 5 नंबर में एक के बार पूछ दे कि सब पदार्थ के बारे में बताएं, तो उतना जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 6 में 2 गो नियम है, फैराडे का नियम और लेंज का नियम। और लेंज का नियम पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो इससे क्वेश्चन हमें पूछता है, या सिंपली 2 नंबर में लॉ, नियम लिखने को भी बोलेगा, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। और एक इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में दोनों तरह का, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंपल वाला फॉर्मूला जो एमसीक्यू में पूछता है, और एक म्यूचुअल, सेल्फ मतलब स्व प्रेरण और म्यूचुअल मतलब अन्योन्य प्रेरण। तो ये दोनों, ये 2 टॉपिक कर लीजिएगा चैप्टर 6 में। सब टॉपिक को लिखते चलिए, ठीक है। हो सके तो वीडियो को स्लो रोक के ना लिखिए, और लिख करके ना सबको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 में वर्ग माध्य मूल के बीच संबंध, इसमें तो 9 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछता है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि आई आरएमएस जो होता है यानी वर्ग माध्यम मूल जो होता है करंट का, वो आई नॉट यानी पीक शिखर मान बटा √2 होता है, पीक वैल्यू बटा √2, या वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट बाई √2। तो इसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कभी आई आरएमएस देगा तो आई नॉट पूछेगा, कभी ये देके ये पूछेगा, कभी इन दोनों का रेशियो पूछेगा, कभी इन दोनों का रेशियो पूछेगा। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये पढ़ लीजिएगा, और इसको तो पढ़िए लीजिएगा बाबू। अल्टरनेटिंग सर्किट, एलसीआर में सर्किट में, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, क्यों? क्योंकि इसमें या तो फेज डिफरेंस पूछेगा, कलांतर, या फिर इंपेडेंस, जेड की वैल्यू पूछेगा, या कॉस फाई की वैल्यू पूछेगा। तो ये बड़ा पूछता है, या तो फेज डिफरेंस पूछेगा, कलांतर, या फिर मेरे बच्चों सॉरी इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको शक्ति गुणांक, कॉस फाई को शक्ति गुणांक बोलते हैं, फाई को बोलते हैं कलांतर। तो शक्ति गुणांक कॉस फाई पूछेगा, या जेड इंपेडेंस पूछेगा। अब पढ़िएगा ना एक बार, एसी सर्किट का 2 क्लास डाले हैं तो पढ़ लीजिएगा। और एक ट्रांसफार्मर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर युवा क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर दिए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप डाउन घटाता है, किसमें ज्यादा कॉइल होता है, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में। ये छोटा छोटा बात ना ट्रांसफार्मर को याद कर लीजिएगा। याद करना क्या है, 1 घंटा का क्लास अगर पढ़ लिए तो उसमें A to Z कहीं से क्वेश्चन पूछे वो बता दीजिएगा, इतना बढ़िया से समझा के रखे, ठीक है। चैप्टर 7, चैप्टर 8 में कुछ नहीं है, तनिसन तो पढ़ना, 3 नंबर का तो क्वेश्चन पूछता है चैप्टर 8 में। क्या है ना कि चैप्टर 8 में जो अलग अलग तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा रे आप लोगों को पता होगा, एक्सरे, तो इसके बारे में या तो गुण पूछेगा कि इसका गुण बताइए, या पूछेगा ये कैसे उत्पन्न किया जाता है, उपयोग क्या है, ये छोटा छोटा चीज।
तो एक ये कर लीजिएगा, इसमें ये करना, बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है। विस्थापन धारा उससे बहुत कम करंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसी से पूछता है। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स पे, लेकिन इससे पहले जो आपको बोले कि एक सब बच्चा एक चीज करके जाइएगा, वो है मेरे बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन। एग्जाम के पहले हरेक बच्चा को हरेक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यानी मात्रक और बीमा पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में हर साल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होता है, एकदम होता है। सब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि ये क्या है, तो बोल देगा इसका मात्रक बताएं या इसका बीमा डायमेंशन बताएं, यूनिट बताएं, ऐसा लिख देगा। तो ये याद कर लीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो अगला वीडियो हम इसी में डालेंगे। जैसे इसके बारे में कहे थे ना 80-20 रूल के बारे में आप लोग कि सर बना दीजिए, बता दीजिए, मैंने बना दिया, तो अगला कहिएगा तो इसी पे वीडियो डालेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, पक्का मेरे बच्चों में बना दूंगा। चलिए चैप्टर 9 पे आते हैं। रे ऑप्टिक्स, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स भैया। रे ऑप्टिक्स में ना लेंस को मत छोड़िएगा। लेंस में क्या क्या देखिए, एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला का जो प्रूव करने वाला होता है ये 1/f = μ माइनस, दर्पण वगैरह से उतना नहीं पूछता है, पूछने का तो एक आध नंबर में कहीं से पूछ सकता है, बट मैं 80% की बात कर रहा हूं। तो एक ये कर लीजिएगा। लेंस का जो संयोजन से, जैसे 2 लेंस को अगर मिला दिया तो 2 लेंस को या 3 को मिला दिया, तो जो फोकल लेंथ होता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या तुल्य फोकस दूरी, वो होता है ना, 3 को मिला देंगे तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, या तीनों का पावर P1 P2 P3 है, तो मिलाने से जो लेंस बनेगा उसका कुल पावर, तो आप लोगों को पता होगा P1 + P2 + P3। तो ये सारा चीज मेरे बच्चों रगड़ के पूछता है। और अगला टॉपिक हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म में ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा। हालांकि प्रिज्म में देख लीजिएगा डिस्पर्सन वगैरह क्या होता है, 7 कलर में रंग टूटता है, वो सब मैंने सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, तो वो कर लीजिएगा। तो जो मेरे बच्चों कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं ना, वो इन टॉपिक को मार्क करके और एक एक टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। एमिंग हाईएक में पूरा लेक्चर मिलेगा। बस मेरे बच्चों 4 दिन बैठिएगा ना, अब 2-2 3-3 घंटा तो खत्म हो जाएगा। 4 दिन बैठ जाइएगा। तो अगर कुछ नहीं पढ़े तो 2x पे करके भी देख लीजिएगा, डबल स्पीड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। ये क्वेश्चन किस साल नहीं पूछा है वेव ऑप्टिक्स में? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम, दोनों रिफ्लेक्शन, दोनों में से कोई पूछता है प्रूव करने के लिए 5 नंबरीवा में कि प्रूव करिए। परावर्तन का नियम पढ़े होंगे ना, I = R, आने वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण, नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होगा। तो ये हाइजन के नियम के अनुसार ये प्रूव करना है, हाइजन के नियम की मदद से प्रकाश का मेरे बच्चों लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूव करना। और यंग का जो प्रयोग था ना वो वाला बाई DSC, जो फ्रिंज बनता है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज का पोजीशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन, या सिंपल एक नंबर में पूछ सकता है कि फ्रिंज की चौड़ाई बोलिए तो D λ/d। तो ये यंग वाला प्रयोगी क्या, ब्राइट जो फ्रिंज बनता है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, चमकीला वाला जो बनता है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो वो पढ़ लीजिएगा चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 में मेरे बच्चों डुअल नेचर है। डुअल नेचर क्या है समझिए। डुअल नेचर में मेरे बच्चों यहां से मॉडल शुरू हो जाता है, और इसमें काफी छोटा छोटा टॉपिक, मतलब डिफिनीशन, परिभाषा, इसलिए एक रखा हूं कार्यफलन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन। एक मेरे बच्चों देहली आवृत्ति जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली तरंगधर, निरोधी वेव, सब डिफिनीशन है। 2 नंबर में हो सकता है परिभाषा पूछ दे, या इस पे छोटा सा 2 नंबर का कोई न्यूमेरिकल पूछ दे कि कार्यफलन किसे कहते हैं, बताए सोडियम का कार्यफलन क्या है, या थ्रेशोल्ड देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो ये सब सिंपल चीज, तो ये वाला टॉपिक एक एक पढ़ लीजिएगा। और एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, खास करके इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो आपको 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट में छोड़ देते हैं तो वो चलता है ना, तो जब कोई वस्तु चलता है तो उसके साथ एक तरंगदैर्ध्य होता है, तो ये होता है, याद कर लीजिएगा चैप्टर 11, ठीक है। चलिए चैप्टर 12 में मेरे बच्चों अल्फा परिकिरणन का प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो सोना के पत्थर से अल्फा किरण निकलता है तो अधिकांश अल्फा रे सीधा पार कर जाता है बिना मुड़े हुए, तो वो पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, क्योंकि हो सकता है उससे कुछ क्वेश्चन दिखे। और एक बोर के मॉडल में क्या क्या, एक ऊर्जा वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है हाइड्रोजन एटम में तो -13.6 Z²/n² ऊर्जा होता है, पढ़े होंगे। एक ये फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। और एक इसी बोर मॉडल में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन का बर्नपट, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुड, ये सब होता है ना, वो पढ़ लीजिएगा। तो ये 2 चीज कर लीजिएगा। और वैसे मेरे बच्चों छोटा छोटा टॉपिक है मॉडर्न में, टोटल भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
नाभिक, नाभिक में आकार वाला फार्मूला इस पे कि अगर कोई नाभिक है तो इसका रेडियस जो आर होगा वो आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 होगा। तो इससे रिलेटेड मेरे बच्चों एक और एक रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिविटी में जो 3 तरह का रे निकलता है ना, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। गुण की कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव, कौन न्यूट्रल, कौन उदासीन, वो पढ़ लीजिएगा। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, इसका किसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये कैसे पता चलता है कि कौन अल्फा है, कौन बीटा है, कौन गामा, ये पढ़ लीजिएगा। और एक मेरे बच्चों न्यूक्लियस का साइज, जो ये फार्मूला होता है, इसमें मेरे बच्चों अनुपात करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोल देगा कि एक का द्रव्यमान संख्या, एक का मान 27 है, एक का 125 है, तो बताइए त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो एक के एक जगह पर रखिएगा 20 से बना, एक के 125, दोनों का डिवाइड करिएगा, R0 से R0 कट जाएगा, दोनों का त्रिज्या निकल जाएगा। वो क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, इसे नहीं पता चलेगा। मैं टॉपिक बता देता हूं। चैप्टर 14 में सिंपल सा एकदम पीएन जंक्शन के बारे में, जो पीएन जंक्शन नहीं सॉरी पीएन प्रकार का जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका बेसिक याद रखिएगा, बड़ी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे पी टाइप कब बनता है, जब 3 वैलेंसी वाले एटम मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट। एन टाइप कब बनता है, जब 5 वैलेंसी वाले एटम को मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, उसमें मिलाते हैं। तो वो पढ़ लीजिएगा पक्का इसके बारे में। और एक रेक्टिफायर जो 5 नंबर में पूछता है, एसी को डीसी में बदलता है मेरे बच्चों। आपको पता होगा डिवाइस के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होता है। तो ये पढ़ लीजिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का जितना इनपुट का फ्रीक्वेंसी उतना आउटपुट का, फुल का जितना इनपुट का उसका डबल आउटपुट का, तो वो सब पढ़ लीजिएगा। और एक इसी में जरूरी है, बाप रे बाप, लॉजिक गेट बहुत जरूरी है। लॉजिक गेट आप कहिएगा तो मैं एक तो बोला आप लोगों से कि यूनिट एंड डायमेंशन पे वीडियो बना दूंगा, आप कहिएगा तो लॉजिक गेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो हर साल पूछना ही पूछना है। और सबसे लास्ट में 14 में 15 में तन्नी वो चैप्टर है, इसलिए मैंने यहां ऑब्जेक्टिव रखा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एमिंग आई ऐप पे दिया उन्हें, जहां से आप डाउनलोड करते हैं, वो स्टडी मटेरियल के अंदर जाके जब ऐप खोलते हैं तो यहां 3 वो लाइन दिखता है ना, इन तीनों पर क्लिक करेंगे तो नीचे स्टडी मटेरियल दिखेगा, वहां से डाउनलोड करते हैं। और नीचे में स्टोर के अंदर जाके कोर्स करते हैं। तो वीडियो देखना तो स्टोर के अंदर जाके करिए, पीडीएफ डाउनलोड करना तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर के अंदर भी पीडीएफ रहता है, वहां से भी देख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। और पढ़ना ही है ना तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे, बस कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रेंज पढ़ लीजिएगा कि टीवी कम्युनिकेशन जो होता है उसका कितना रेंज होता है, रेडियो कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, इतना याद कर लीजिएगा, काफी है। 2 चीज मैंने बोला मेरे बच्चों, एक यूनिट एंड डायमेंशन पे कहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, एक मैंने बोला लॉजिक गेट में। मेरे बच्चों आप लोग बस कमेंट बॉक्स में करिए, दिन भर पढ़ाने के बाद थोड़ा सा समय मिलता है उसमें आपके लिए वीडियो बनाता हूं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझ रहिए। ये सारे टॉपिक को मार्क करके आप लोगों को मेरे बच्चों एक एक टॉपिक को पढ़ना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस सर मैं करूंगा। और आप ही वो इंसान हैं जो अपने फैमिली के स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो 80-20 रूल है ना, आपके एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा मार्क लाने के लिए बूस्ट करेगा। मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। याद रखिएगा, शीशम के लकड़ी के जैसा नहीं है कोई लक्कड़ में, इस मनीष सर के चेला के जैसा नहीं है कोई टक्कर में। और मेरे बच्चों ऐप इंस्टॉल करके एमिंग हाई स्टोर के अंदर जा करके सारा कोर्स को एक बार जरूर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा, फिजिक्स का फैन हो जाइएगा। इतना बढ़िया कोर्स क्रिएट किया हूं, 100 लाइव क्लासेस के ऊपर ना, वो मेरे बच्चों कोर्स लेक्चर भारी है। थैंक यू बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। बस बड़े भाई की ओर से छोटे भाई के लिए हमेशा प्यार बना रहे और ऐसे मैं आपको सिखाता रहूं। बस पढ़ते रहिए, एग्जाम में पढ़िएगा। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।